प्रिय छात्रों, आपकी इस परीक्षा में इस तरीके का प्रश्न कई बार पूछा गया है और इस तरीके से प्रश्न बहुत सरल होते हैं, लेकिन आपको लग रहा होगा सर ज़िंदगी में पहली बार ऐसा प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो सही बात है, आप ज़िंदगी में पहली बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि यह प्रश्न जो कक्षा 11वीं का है और अभी आपने कक्षा 10वीं पास की है। तो सही बात है, आपकी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा क्वेश्चन आपको मिला है। यह जो प्रश्न बच्चों IUPAC पद्धति के अंतर्गत आता है। कैसे आता है? IUPAC। तो बच्चों आपको क्या ध्यान करना है, आपको क्या ध्यान करना है, क्या सीखना है? तो यहाँ पर देखिए लिखा है 2 और 2 लिखा है, तो मेथल का सूत्र बच्चों क्या है? CH4। अब CH4 तो पता ही होगा आपको, ये मीथेन होता है, ठीक है, लेकिन मेथल को अपन बोलते हैं CH3। क्लियर हो गया? 2 मेथल माने 2 के बाद CH3 लिखा होगा कहीं ना कहीं किसी सूत्र में। फिर लिखा है 2 ब्यूटीन, तो ब्यूटीन में बच्चों ईन छुपा है, ईन, और ईन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, मतलब 2 के बाद डबल बॉन्ड होगा। अब ये 2 क्या है? हाँ, तो कार्बन के नीचे पर अंक लिखते हैं, ये कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन ऐसे। तो बच्चों जैसे ही अपन इन सूत्रों को देखते हैं तो आपको पता चलता है, डी ऑप्शंस में देखते हैं 1 2 3 और 4, ठीक है। तो देखो दूसरे कार्बन के नीचे CH3 है तो हो गया 2 मेथल, और 2 के बाद ये डबल बॉन्ड लगा है तो हो गया 2 ब्यूटीन। और ब्यूटीन क्यों आया? ये हमें 4 कार्बन दिख रहा है आपको, 4, तो 4 को ब्यूटेन बोलते हैं अपन। तो 2 मेथल 2 ब्यूटीन वाला जो आंसर से आपका बच्चों डी ऑप्शन है। इसी तरीके से अपन आंसर सही करेंगे ऐसा प्रश्न आया तो। अगर 3 ब्यूटीन होता तो 3 के बाद डबल बॉन्ड लगा होता। इस तरीके से आपको हल करना है। अगर आप हमारे सभी वीडियो देखेंगे तो IUPAC नाम अभी से आप सीख जाएंगे, ठीक है, कोई समस्या नहीं इस चीज़ में। प्रश्न है कि आवर्त में उपस्थित तत्वों में समान होता है। आवर्त में, तो यहाँ पर देखिए आप क्या कह रहा है प्रश्न की आवर्त में, तो आप सभी जानते हैं आवर्त सारणी इस तरीके की आवर्त सारणी होती है, ठीक है, और आवर्त जो होते हैं इस तरीके के 7 आवर्त होते हैं। कितने होते हैं? ऐसे 7 आवर्त होते हैं। 7 तो यहाँ नहीं बन पाए हैं, तो जितने बन गए उतने ठीक है, 4 1 5 ऐसे। और इस तरीके से बच्चों जो इसमें होते हैं ग्रुप्स। लेकिन पूछ रहा है कि आवर्त में माने बाएं से दाएं तरफ तत्वों में क्या समान होता है? बाएं से दाएं तत्वों में क्या समान होता है? तो बच्चों समान होता है कोषों की संख्या। क्या समान होता है? कोषों की संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या समान होता है? कोषों की संख्या। माने बच्चों इस तरीके से आवर्त सारणी में अपन बाएं से दाएं तरफ चलेंगे, बाएं से दाएं तरफ अपन चलेंगे, ठीक है, तो इसमें अगर 2 कोष हैं इस तरफ वाले तत्व में, तो इस तरफ वाले तत्व में भी 2 कोष मिलेंगे। जैसे कि लिथियम में 2 कोष हैं, तो बेरिलियम में भी 2 कोष होंगे, बोरोन में भी 2 कोष होंगे, कार्बन में भी 2 कोष होंगे। इस तरीके से ये बाएं से दाएं तरफ लिख रहे हैं। तो बाएं से दाएं तरफ तत्वों में कोषों की संख्या समान होती है, ध्यान देना। और समूह की बात करें बच्चों तो ऊपर से नीचे की ओर हमेशा आपको ध्यान रखना है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। ऐसा प्रश्न कई बार वो परीक्षा में पूछ चुके हैं। प्रश्न है कौन सा आकार में सबसे छोटा है? ऐसा प्रश्न हम आपको 2-3 बार समझा चुके हैं। हमने आपको बता चुके हैं कि धन हो तो घटा देते हैं परमाणु क्रमांक में से और ऋण हो तो जोड़ देते हैं। और एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, माने हाजिरी नंबर जो है एल्यूमिनियम का 13 होता है। आप याद कर लो, इसको रट लो, 50 बार बोलो इसको। इंपॉर्टेंट 10-20 हैं, उनके ही आपको हाजिरी नंबर याद करने हैं। तो 13 में से 3 गए तो बचते हैं बच्चों क्या 10। 13 में से 2 गए तो बच्चों के बचते हैं 11। 13 में से 2 गए तो बच्चों बचते हैं 12। और 13 में से 1, ठीक है, 11 2 13 गलत हो गया, देखो 11 2 13, ठीक है। और 13 में से 1 गया तो बचता है आपका 12, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, और इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ 13 और 13 है। माने जितने प्रोटॉन होते हैं किसी भी जो परमाणु होता है, जितने प्रोटॉन होते हैं सामान्य रूप से उतने ही वहाँ बच्चों इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन।
तो इसमें 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें 13 प्रोटॉन है बच्चों, लेकिन इलेक्ट्रॉन 12 हैं। इसमें 13 प्रोटॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। इसमें 13 प्रोटॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन है 10। इसको ऐसे समझो, छोटा आकार कब होगा, बड़ा क्या होगा? 13 जने को खींचेंगे तो 13 10 को खींचेंगे तो आकार किसका छोटा हो जाएगा? जब 13 लोग 10 को खींचेंगे तो 13 लोग ज़्यादा ताकतवर होंगे तो आकार छोटा हो जाएगा। कोई रस्सी हो सकती है, रबड़ हो सकती है, ठीक है। मैंने सोचो कि 13 की कीमत ज़्यादा है, 13 में ताकत ज़्यादा है, 10 में कम है, तो आकार छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, अपन एक तरीका और है कि 13 जने 13 गद्दन पे बैठे, 13 जने 12 गद्दन पे, 13 जने 11 जन पे, और भी लोग हैं, और 13 जने 10 गद्दन पे। तो अब 13 जने 10 गद्दन पे बैठे हैं तो किन गद्दों का आकार छोटा हो जाएगा? पिचक जाएंगे वो जो 10 गद्दे हैं, तो इसका आकार छोटा हो जाएगा। तो ऐसे भी अपन समझ सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, हमारी वीडियो देखेंगे तो आपको केमिस्ट्री बहुत सरल लगेगी। प्रश्न है कि सिलिकॉन एवं क्लोरीन जिनके परमाणु क्रमांक क्रमशः 14 हैं और 17, इनकी संयोजकता क्या है? तो संयोजकता निकालने का सबसे अच्छा सूत्र क्या है, वो भी हम आपको इस वीडियो में यहीं पर बताने वाले हैं। संयोजकता तो बच्चों क्या है, अपन को 8 अंक पूरा करना पड़ेगा संयोजकता के लिए। जैसे कि यहाँ देख लेते हैं, अभी 14 है, 14 में अपन 4 जोड़ेंगे, माना 4 में, लास्ट के 4 में तो अपन क्या जोड़ेंगे कि 8 हो जाए, तो लास्ट के 4 में अपन 4 जोड़ेंगे तो उत्तर आंसर अपना 8 आ जाता है। तो माने सीधी सीधी बात है कि सिलिकॉन की जो संयोजकता है बच्चों कितनी है? 4 है। ये क्लियर हो गया। अब क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। अब साथ में कितने जोड़ें कि 8 हो जाए? तो साथ में 1 जोड़ें तो आंसर जो है अपना 8 हो जाता है। माने तो क्लोरीन की संयोजकता जो है कितनी है? 1 है, क्योंकि 1 जोड़ने से जो बच्चों 8 उत्तर आ रहा है। तो 8 जोड़ने से जितना उत्तर आ जाए, जितनी संख्या जुड़ी जाए, वो संयोजकता कहलाती है। तो क्लोरीन जो है बच्चों, इसकी संयोजकता कितनी है? 1 है। तो आंसर आपका क्या आ जाता है? 4 और 1। इस तरीके से अपन आंसर्स निकालते हैं। अब हमने आपको कई बार बताया है, बोला है, कभी वो मिश्र धातु में प्रश्न आएगा तो पीतल पूछेंगे या स्टेनलेस स्टील पूछेंगे, ठीक है। तो और या सोल्डर मिश्र धातु पूछेंगे, जर्मन सिल्वर पूछेंगे, बस यही पूछते रहते हैं, ठीक है। तो बच्चों जो पीतल होता है, पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। तो आंसर तो आपका ये आ गया, तांबा और जस्ता। अब यहाँ पर ध्यान देना, माने पीतल में अगर अपन ने ताज़ा वो मतलब पानी अपन ने भर दिया पीतल के बर्तन में या तांबे के बर्तन में, ताज़ा पानी भर दिया, तो इसमें ऐसी प्रॉपर्टी होती है पीतल के और तांबों के बर्तन में कि पानी ताज़ा ही रहता है। तो हमारा पीतल जो है, इसको ऐसे सोच सकते हैं कि हमेशा ताज़ापन लाने का काम करता है। ताज़ा, ता से तांबा और जा से जस्ता, ता से तांबा और जा से जस्ता। आपका अगला प्रश्न है कि एक अम्ल की क्षारीयता, एक अम्ल है, उसकी क्षारीयता को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है? एक तत्व है, एक यौगिक है, वो कितना बड़ा क्षार है, कैसे पता लगाएंगे? क्षार माने OH, ये छोटी सी चीज़ है, और अम्ल माने हाइड्रोजन आयन। तो त्यागने योग्य हाइड्रोजन आयन माने जितनी ज़्यादा वो हाइड्रोजन आयन छोड़ेगा, त्यागेगा, वो उतना ही बड़ा क्या है? क्षार है। उसमें जितने ज़्यादा OH आयन होंगे, OH आयन जितने होंगे वो क्षार होगा, और जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे वो अम्ल होगा। कभी परीक्षा में पूछेंगे वो अम्ल का पता कैसे लगाएंगे? जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होगा। और क्षार का पता कैसे लगाएंगे? जितने ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन हो, माने OH नेगेटिव आयन।
अगला प्रश्न है कि 1 बिलियन मिथाइल ऑरेंज को लाल रंग में परिवर्तित करता है, यह सार्वत्रिक सूचक को किस रंग में परिवर्तित कर सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑरेंज। फिर आपका प्रश्न है, प्रश्न में ही उत्तर है कि अभिक्रिया क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया, माने Na और Cl जुड़ गए, संगे संगे आ गए, तो इसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जब दोनों मिल रहे हों, तीर के पहले मिल रहे हों, तो उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या संयोजन, योज मान क्या होता है, जुड़ना, संयोग करना, जुड़ना। अगला जो प्रश्न है आपका कि जो जिंक है AFeSO4 है, जिंक सल्फेट है, Fe है, इसमें क्या हो रहा है? ठीक है, तो बच्चों देखो, कभी ऐसा प्रश्न आया कि ऑक्सीकृत होता है, अपचयित होता है, ऐसा आ जाए, तो ऑक्सीकृत होता है माने बच्चों उसमें ऑक्सीजन जो है जुड़ जाती है। यहाँ देखिए जिंक है, जिंक में O4 जो है जुड़ गई है, जिंक सल्फेट बन गया है, माने जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। यहाँ पर जिंक जो है क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है, ध्यान दें। यह प्रश्न देखो कक्षा 10वीं का है। तो लेड नाइट्रेट ये बदल रहा है PbO में, ऑक्सीजन में, इस समीकरण में क्या है, यहाँ पर गायब कर दिया इन्होंने। ये क्या है? जब आप कक्षा 10वीं का विज्ञान उठाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसको अपन हल भी कर सकते हैं, बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे हल कर सकते हैं, देखो यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ देखिए नाइट्रोजन एक है, लेकिन ये 2 अंक यहाँ पर दिख रहा है आपको, और यहाँ भी 2 को 2 अंक दिख रहा है, तो 4 नाइट्रोजन यहाँ पर आपके हैं। इधर देखिए नाइट्रोजन आपके कहीं नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए लिखा है 4 नाइट्रोजन। आप कहोगे सर पहले ऑप्शन में भी हैं, बिल्कुल सही बात है। तो अपन अब ऑक्सीजन देख लो, तो यहाँ देखिए, अगर जो समझदार बच्चा होंगे तो समझने की कोशिश करना, अभी समझा रहे हैं आपको, पूरा समीकरण समझाते हैं। यहाँ देखिए जी ऑक्सीजन 3 है और 2 बगल में है, तो 3 दूनी 6 और 2 में गुणा करेंगे 12 ऑक्सीजन जो हैं अपन क्रिया कारक वाली हैं। यहाँ भी 12 होनी चाहिए, 2 आपकी ये हैं और 2 आपकी ये हैं, 4 आपकी 12 होनी चाहिए, तो 4 दूनी 8, तो 8 यहाँ रख दो, तो पूरी आपकी 12 टोटल हो जाती है। इसलिए आपका जो बी का आंसर है जो करेक्ट है। प्रश्न है कि जब मैग्नीशियम 2 धनायन में बदल जाता है तो इसका मतलब क्या है? हम आपको समझा चुके हैं, +2 हो तो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, निकलना माना त्यागना, माना 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। अगला प्रश्न है कि जल के विद्युत अपघटन से कौन सी गैस कैथोड पर निकलती है? तो यहाँ पर ध्यान देना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैथोड पर बच्चों हाइड्रोजन गैस निकलती है, एनोड पर ऑक्सीजन निकलती है। कैथोड पर हाइड्रोजन, एनोड पर ऑक्सीजन निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया। प्रश्न है कि फेरस सल्फेट के ऊष्मीय अपघटन के द्वारा लाल भूरे रंग का कौन सा यौगिक मिलता है? तो लाल भूरे रंग का मिलता है फेरिक ऑक्साइड, लाल भूरे रंग का मिलता है फेरिक ऑक्साइड, इसको याद कर लो। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन और क्लोरीन क्रिया करके बच्चों क्या बनाते हैं, HCl बनाते हैं। तो ये हाइड्रोजन क्लोरीन मिल रहे हैं, संयोग कर रहे हैं, तो यह हो जाएगी संयोजन अभिक्रिया। NaCl का अपन ने देखा था, वो सेम टू सेम अपना ये प्रश्न है। तो कितना सरल पेपर आता है, समझ में नहीं आता है, लाइफ बन जाएगी। अब हमारी वीडियो देखो तो कौन सा यौगिक पुताई के काम में आता है, हम पिछले के वीडियो में आपको बता चुके हैं। हमारे अभी कितनी वीडियो हो गई हैं, अभी 3 वीडियो हो गए हमारे टोटल। तो पुताई करने में बच्चों इस पदार्थ को काम में लेते हैं, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम चूना कहते हैं, बिना बुझा चूना कहते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बिना बुझा चूना। हो सकता है अगली बार वो लिखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड।
ठीक है, ये लिखा है बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना का मतलब ये है अगर इसको पानी में मिला देंगे तो बुझा हुआ चूना हो जाएगा, और ये सूखा रखा है बिना बाजार से लिया, सीधा बाजार से ले आए तो उसे बोलते हैं बिना बुझा चूना। पानी में मिला देते हैं तो बन जाता है बुझा हुआ चूना, ध्यान देना। अगला प्रश्न है कि कौन सा यौगिक श्वेत और श्याम फोटोग्राफी में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो सिल्वर ब्रोमाइड। जो पुराने ज़माने में रीलें चलती थीं तो उनमें AgBr सिल्वर ब्रोमाइड पुता रहता था, ध्यान दें। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, आप एक क्वेश्चन यहाँ से आ नहीं पा रहा है। अब आपका प्रश्न है कैल्शियम फॉस्फेट दांतों की परत में होता है, इसकी प्रकृति कैसे होती है। मतलब जो कैल्शियम फॉस्फेट है आपके दांतों का, माने आपके दांत जिससे बने हैं वो अम्लीय है या क्षारीय है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका है क्षारीय। अब इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं। इसलिए आपसे मना किया जाता है कई बार कि खाना खाने के बाद कुल्ला कर लेना चाहिए, क्योंकि खट्टे पदार्थ होते हैं, माने अम्ल। ठीक है, तो अम्ल और क्षार क्रिया करता है, तो समझते हो आपके दांत खराब हो जाएंगे। इसलिए मुँही का जो स्वाद है, ठीक है, ठीक है, मुँही कैसा होना चाहिए, मुँही आपका क्षारीय होना चाहिए, अम्लीय नहीं होना चाहिए। तो मुँही के अंदर का आपका जो वातावरण है वो कैसा होना चाहिए, क्षारीय, क्योंकि आपके दांत जो हैं कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। अगर आप अम्लीय चीज़ें ज़्यादा खाओगे, टिक्की ज़्यादा पियोगे, खट्टी पदार्थ खाओगे तो आपके दांत खराब हो सकते हैं। इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।